हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज सानू असवाल एंड दिस इज़ योर चैनल स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आशा करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट वायरस डिसीज़ एपिसोड 8। इसमें मैं थोड़ा सा वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ बताऊंगा, फिर 3 डिसीज़ जैसा कि लिखा ही है वायरस डिसीज़ के बारे में चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा। सो वायरस का जो नाम दिया था आपको पता ही होगा, वायरस की खोज बोल देते हैं हम, लेकिन वायरस का जो नाम दिया था, वायरस का जो नाम, ये जो वायरस नाम है ये किसने किया था, इसका नामकरण अगर बात की जाएगी तो सबको पता है दिमित्री इवानोवस्की। कहाँ? दिमित्री इवानोवस्की। क्या नाम है भैया? दिमित्री इवानोवस्की ने दिया था। क्या नाम है इनका? दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने नामकरण किया था इसका। अगर बात की जाए कि कब नाम दिया था ये, तो 1892 ईस्वी में। कब किया था भैया? 1892 में इसका नामकरण किया था दिमित्री इवानोवस्की ने। सेकंड क्वेश्चन अगर पूछा है कि वायरस की खोज किसने किया, तो देखिएगा वायरस की अगर बात की खोज किसने किया, बिल्कुल समझते जाइएगा जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ और आप नोट करते जाइएगा। वायरस की खोज का श्रेय अगर बात की जाएगी तो किसको जाता है, तो M.W. बेजरनिक को जाता है। किसको जाता है भैया? M.W. बेजरनिक को जाता है। बात की जाएगी कि वायरस की खोज किसने किया, तो M.W. बेजरनिक ने किया। अगर बात की कब किया, तो 6 साल बाद इसकी खोज हुई थी 1898। तो M.W. बेजरनिक ने किस पर खोज किया, तो तंबाकू की पत्ती पर खोज किया। किस पर खोज किया भैया? तंबाकू की पत्ती पर। किस पर खोज किया भैया? तंबाकू की पत्ती पर। और सबसे पहला वायरस, सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस भी कौन सा है? खोजा जाने वाला, ध्यान से देखिए, खोजा जाने वाला वायरस, सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस का नाम अगर पूछ लिया है तो क्या है, तो क्या नाम है? TMV। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है भैया? TMV। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए लीव्स है, किसकी लीव्स है अगर बात की जाए, ये लीव्स मान लीजिए तंबाकू की है। किसकी है भैया? तंबाकू की लीव्स है। देखिए वेन्स निकले हुए हैं, साइड में वेन्स निकले हुए हैं। और इसमें जब तंबाकू की पत्ती पर खोज किया M.W. बेजरनिक ने इन 1898 में, तो ध्यान से देखिएगा ये हुआ क्या, इस पर चकत्तेदार ये चितकबरी, कैसे भैया? चितकबरी संरचना देखिए किस पर कर रहे थे, तो टोबैको की पत्ती पर। किस पर कर रहे थे भैया? टोबैको की पत्ती पर। आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। ठीक, तंबाकू की पत्ती पर कर रहे थे। और चितकबरी, यानी चितकबरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चितकबरी को मोज़ेक बोलते हैं। तो कैसी संरचना इन्होंने देखी, तो चितकबरी यानी मोज़ेक संरचना देखी। तो क्वेश्चन पूछा है कि TMV पहला जो खोजा जाने वाला वायरस है TMV, इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? चितकबरी थी। अगर बात की जाएगी मतलब पत्ती पर कैसी संरचना देखी गई, तो चितकबरी देखी गई। और इसका नाम क्या दे दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया? वायरस बोला गया। क्या बोला गया? वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो T फॉर टोबैको हो जाएगा, M फॉर मोज़ेक हो जाएगा, एंड V फॉर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। इस प्रकार इन 1898 यानी 1898 में M.W. बेजरनिक के द्वारा TMV पहली वायरस की खोज हुई। तो नामकरण किया था दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में। ये रशियन साइंटिस्ट थे। अगर बात की जाएगी वायरस को क्रिस्टलाइन किसने किया, वायरस को क्रिस्टलाइन अगर बात की जाएगी कि वायरस को क्या भैया? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब आप समझिए, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, मतलब वायरस को पृथक किसने किया, उसके जो सेलुलर स्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो मॉलिक्यूल्स है उसकी खोज पूरी तरह से अलग किसने किया, वायरस को पूरी तरह से इंटरनल एनालिसिस किसने किया, तो आपने नाम सुना होगा स्टैनले ने। किसने किया भैया? स्टैनले ने किया। किसने किया? स्टैनले ने किया इन 1935। तो वायरस को अगर पूछा है कि क्रिस्टलाइन यानी पृथक्करण किसने किया, तो स्टैनले ने किया इन 1935। कब भैया? इन 1935। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वायरस की बात की जाए, डिस्कस कीजिए कि वायरस, तो वायरस जानते होंगे एक कोशिकीय होता है। कहा जाता है क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। क्या होता है भैया? एक कोशिकीय होता है, या इसमें कोशिका का क्या होता है?
अभाव होता है। क्या होता है? कोशिका का अभाव, यानी कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिका नहीं पाई जाती। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है मैंने पढ़ाया था, ये सजीव और निर्जीव यानी लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच की संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक है, मतलब दोनों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। इसका मतलब यह है, मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, जैसे अगर वायरस अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है तो ये नॉन लिविंग रहेगा, इसको लिविंग बॉडी चाहिए यानी होस्ट चाहिए जो लिविंग हो, जैसे लिविंग बॉडी में आएगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा यानी लिविंग हो जाएगा। सो दिस इज़ द पूरी तरह से ना इसे लिविंग कह सकते हैं और ना इसे नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, वायरस किस प्रकार क्या होता है? तो ये परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है भैया, दूसरे पर बैठता भी है। अच्छा, परजीवी को पैरासाइट बोलते हैं, बट किस प्रकार का ये पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। किस प्रकार का पैरासाइट है भैया? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है भैया? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब ये दूसरे लिविंग बॉडी में बैठेगा भी, उससे न्यूट्रिशन भी लेगा, सारी चीज़ लेगा, ग्रोथ भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा और उसी को रोगग्रस्त भी कर देगा, उसको बीमारी भी कर देगा। जैसा कि आप कोरोना वायरस में देख भी रहे हैं, हमारी बॉडी में शेल्टर ले रहा है, हमारे अच्छे से अपना न्यूट्रिशन भी अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और हम ही को क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ द पैरासाइट बिहेवियर। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, बात की जाए कि कुछ वायरस के स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टीएमवी की अगर बात की कि टीएमवी की स्ट्रक्चर कैसा है, तो रॉड शेप्ड है। कैसा है भैया? टीएमवी का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है भैया? रॉड शेप्ड है। कैसा है? रॉड शेप्ड है। क्वेश्चन ये भी पूछा आता है पेपर में कि टीएमवी की स्ट्रक्चर कैसा है, तो रॉड शेप्ड है। अगर बात की जाए और किसकी स्ट्रक्चर पूछ लिया है, और मैंने कोरोना वायरस का बता दिया था, कोरोना वायरस के कई सारे होते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के मैंने बताया था इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, मुकुटनुमा होता है, पेटल यानी पंखुड़ी नुमा, और स्पाइक यानी कील नुमा संरचना होता है। अगर बात की जाए पॉक्स वायरस की, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। पॉक्स वायरस का जो शेप होता है वो ब्रिक्स के आकार के होते हैं। ब्रिक्स का मतलब जानते होंगे ईंट, ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? ईंट। तो इसका शेप कैसा होता है? ईंट के आकार का होता है। टीएमवी को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बनाना जैसा है। आप अगर पूरी तरह से स्ट्रक्चर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बनाना शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। जैसे बनाना ऐसे देखे होंगे, बनाना ऐसे लगी होती है पेड़ पे, पूरा ऐसे वैसे ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक, मज़ेदार, अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा साफ साफ आ रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब बात की जाए डेंगू, बात क्या की जाए भैया? डेंगू, किसकी बात की जाए? डेंगू। तो मैंने बताया था डेंगू से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। डेंगू का किस वायरस के द्वारा होता है? तो अरबो वायरस के द्वारा होता है। और आपको अरबो वायरस का जेनेटिक मटेरियल बताना है। जैसे वायरस में मैंने बताया था या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो बताना है कि अरबो वायरस जो डेंगू कॉज करता है, बीमारी देता है, तो डेंगू किस वायरस के द्वारा होता है? अरबो वायरस के द्वारा होता है। तो आपको बताना है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है और अरबो वायरस का स्ट्रक्चर शेप कैसा है, ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। और ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज मच्छर एडीज एजिप्टाई पूरा नाम है, मादा एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो से काटने से ये डेंगू नामक रोग होता है। अब मादा एडीज एजिप्टाई मैंने पढ़ाया था पिछले प्रीवियस वीडियो में वायरस की डिसीज़ में कि मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर को किस और नाम से जाना जाता है और इसका कलर कैसा होता है। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको ये बताना है। अब बात की जाए डिसीज़, मैंने बताया था 3 डिसीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। पहला आपके बारे में है इबोला। पहला आपने नाम सुना होगा इबोला, तो ध्यान दीजिएगा। इबोला जो होता है, ध्यान से देखिएगा, तो इबोला वायरस से ही होता है, इसका कोई वैसा नाम नहीं है, इबोला वायरस से ही होता है। तो इबोला किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो इबोला नामक रोग इबोला वायरस से होता है। तो पहले तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इबोला खुद इबोला वायरस से होता है। अच्छा, ये कहाँ इसकी खोज किसने किया था? तो देखिएगा इसकी खोज 1976 में, इसकी खोज कब हुई थी भैया? 1976 में। किसने किया था? पीटर पोए ने किया था। किसने किया था? पीटर पोए ने किया था। किसने किया था? पीटर
पोए ने इसकी खोज किया था। तो इबोला वायरस के द्वारा ये होता है। इसका रोगजनक क्या है? इबोला वायरस। इसकी खोज किसने किया था? इन 1976 में पीटर पोए द्वारा खोज किया गया था। इबोला क्या है? एक नदी है, एक नदी के नाम से पड़ा था, एक नदी के नाम से इस वायरस का। देखिए ये बीमारी एक देश में पाई गई, बता देता हूँ कहाँ पे पाई गई थी ये, तो आपने नाम सुना होगा कांगो। कहाँ से फैला था ये भैया? कांगो या और सूडान, आपने देश का नाम सुना होगा। और कांगो में आप नाम सुने हो, कांगो में एक नदी है जिसका नाम है इबोला, तो उसी क्षेत्र में ये वायरस फैला, तो इस वायरस का नाम ही दे दिया गया इबोला वायरस। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसकी खोज किसने किया? 1976 में पीटर पोए ने किया। किसने किया? पीटर पोए ने 1976 में किया। और इसे घोषित कर दिया गया एपिडेमिक। इसे क्या घोषित कर दिया गया? तो इबोला वायरस को क्या घोषित कर दिया गया? एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब, एपिडेमिक बताया था डिसीज़ के 3 टाइप होते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। जो रिसेंटली जो कोरोना वायरस है इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। एपिडेमिक का मतलब जानते होंगे, एपिडेमिक मतलब उसी नॉर्मल, उसी लोकल एरिया तक रह गया, लोकल एरिया उसी तक वो फैला, तो उसी को एपिडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब दूसरे कई सारे देशों में फैल जाए, तो उसे पेंडेमिक मतलब महामारी घोषित किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि 8 अगस्त 2014 तक बात की जाती है, कब ये 8 अगस्त 2014 तक, कब तक भी है? 8 अगस्त 2014 तक लाइबेरिया, नाम सुना होगा आपने शायद, लाइबेरिया है, या एक कंट्री, छोटी सी कंट्री गिनी, क्या नाम है? लाइबेरिया, गिनी। और सियरा, नाम सुना होगा, सियरा, नाम सुना होगा, सियरा, सियरा छोटी छोटी कंट्री हैं। और लियोन, क्या नाम है? और लियोन। यहाँ तक ये फैल गया था 8 अगस्त 2014 को। तो मतलब कि 2014 तक ये लाइबेरिया, गिनी, सियरा और लियोन तक फैल गया था। इसीलिए 8 अगस्त 2014 को WHO ने, किसने भी है? WHO ने इबोला को, किसको भी है? WHO ने इबोला को क्या घोषित कर दिया गया? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। PIH यानी पब्लिक, PHI मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी PHE। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि इबोला वायरस को WHO ने कब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किया, यानी घोषणा किया, तो WHO ने इबोला वायरस को 8 अगस्त 2014 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। तो ये आप, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। और 29 जून बताया, रिपोर्ट की गई 29 जून 2015, क्या भैया? 29 जून 2015 कौन सा डेट था? 29 जून 2015 को एक बालक की मृत्यु इससे हुई। किसे? एक बालक की मृत्यु हुई, ये रिपोर्ट की गई 29 जून 2015 को। तो एक बालक की मृत्यु हुई 29 जून 2015 को, तो ये रिपोर्ट की गई। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, पूरा मज़ा भी आ रहा होगा। अच्छा, अगर बात की जाए और भी क्वेश्चन की, तो और क्या है? अगर क्वेश्चन पूछाएगा इससे क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इबोला से क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान से देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी। क्वेश्चन पूछेगा इसे इफेक्ट क्या, इन्फेक्ट क्या होता है, प्रभावित क्या होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था, इसे बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। यानी पूरा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम ही पूरा डैमेज हो जाता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। ध्यान से देखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र इससे प्रभावित होता है। बात की जाएगी और नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसका अच्छा होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें आरबीसी कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है भैया? आरबीसी की कमी हो जाती है। तो इसमें किस क्वेश्चन पूछाएगा कि इबोला वायरस में ब्लड में किस पार्ट की कमी होती है? आरबीसी की कमी आती है। और आपको सबको पता ही होगा आरबीसी कमी से कौन सा प्यारा सा रोग होता है? एनीमिया। और एनीमिया का मतलब ये होता है यानी खून की कमी, यानी रक्त अल्पता। क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता बोलते हैं। और इसमें साथ साथ ब्लड में इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है। ब्लड में इन्फेक्शन भी हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ब्लड में इन्फेक्शन भी होता है, यानी संक्रमण हो जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, आरबीसी कमी हो जाता है, यानी एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। और बात की जाएगी कि ब्लड में इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। और बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी? बात की जाएगी कि इसका वाहक क्या है?
वाहक फैलाता कौन है इसका, तो इसका कैरियर कौन है, तो भैया चमगादड़। तो इसका कैरियर कौन है भैया, चमगादड़। तो ये किसके द्वारा फैलता है, चमगादड़ के द्वारा ये फैलता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा मैंने यहाँ पे समझा दिया, जितना भी क्वेश्चन बन सकता था पूरा मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि खसरा है और जर्मन खसरा यानी जर्मन मिजल्स। खसरा को मिजल्स बोलते हैं। दोनों को मैं को रिलेट करके आपको बताऊंगा, दोनों में कॉमन चीज़ें भी मिलती हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ खसरा। यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, खसरा लिख दे रहा हूँ, और इधर मैं लिख दूंगा जर्मन मिजल्स। क्या लिख दे रहा हूँ, जर्मन मिजल्स। मिजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो खसरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिजल्स बोलते हैं। तो जर्मन मिजल्स और मिजल्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो थोड़ा सी को रिलेट करके बताऊंगा। क्यों यहाँ पे डिस्कस एक साथ कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा संबंध एक ही ऐसा है। ध्यान से देखिएगा, बस ये खसरा है वो जर्मन खसरा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बात की जाएगी कि खसरा का रोगजनक क्या है, अगर पूछेगा इसका रोगजनक मतलब किस वायरस के द्वारा होता है, ठीक, रोगजनक यानी किस वायरस के द्वारा खसरा होता है, तो पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस भैया, पैरा या पैरामिक्सो वायरस। कौन सा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये फैलता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा खसरा का रोगजनक क्या है, तो पैरामिक्सो वायरस। अगर बात करेगी ये फैलता किसके द्वारा है, वाहक क्या है, तो देखिएगा इसका वाहक है, ध्यान से समझिएगा, इसका वाहक होता है पानी होता है। देखिएगा पानी के द्वारा फैलता है यानी वाटर बॉर्न डिसीज़, हवा द्वारा फैलता है यानी एयर बॉर्न डिसीज़, एंड ये लार द्वारा यानी लार से भी हो सकता है यानी स्लाइवा के द्वारा भी माध्यम से भी हो सकता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण अगर बात की जाए क्या है, तो इसमें लक्षण क्या होता है, फीवर आता है। फीवर मतलब बुखार होता है। और उसमें प्रभावित क्या होता है, छोटी आंत भी प्रभावित होती है। ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत भी प्रभावित होती है। ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत और साथ साथ क्या प्रभावित होती है, बड़ी आंत भी प्रभावित होती है। तो छोटी आंत के साथ साथ बड़ी आंत भी इसमें प्रभावित होती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फीवर आता है, छोटी और बड़ी आंत प्रभावित होती है। अगर आप छोटी आंत ही क्या करती है, ये दोनों का काम क्या करती है, भोजन का पाचन करने में मदद करती है, सर्वाधिक भोजन का पाचन करती है छोटी आंत। तो आप देख रहे हैं अगर यही प्रभावित हो जाएगा तो व्यक्ति का डाइजेशन लेवल बिगड़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, पाचन तंत्र। तो उसे क्या आएगा, उल्टी होती है। इसमें इस बीमारी में उल्टी होती है खसरा में, और दस्त भी होता है। क्या होता है भैया, दस्त भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आया होगा। अगर बात की जाएगी कि इसके टीके का आविष्कार क्या हुआ है, जी हाँ, क्या इसके टीके का आविष्कार हुआ है, जी हाँ। इसके टीके के खोज किसने किया था, बात की जाएगी तो इसके टीके की खोज अगर बात की जाएगी तो टीके की खोज विलेमैन ने किया था। किसने किया था, विलेमैन ने किया था। तो बात की जाएगी कि इसके टीके की खोज किसने किया, तो विलेमैन ने किया। किसने किया भैया, विलेमैन ने किया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ आप वैसे ही नोट्स बनाते जाइए। बस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा होके नहीं लिखना है कि आप लिखेंगे खसरा यानी मिजल्स के टीके की खोज विलेमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। नॉट, दिस इज़ नॉट गुड। ये आप कम में ज़्यादा जानिए, ये बहुत ही अच्छा है। जिससे आपको पढ़ने में भी दिलचस्पी आएगी कि कम पढ़ना है। आपका साइकोलॉजिकल ये व्यू होता है, ठीक। अगर मोटी किताब है तो कौन पढ़ना चाहेगा, पतली किताब सभी पढ़ना चाहेंगे। अगर बात की इसका रोगजनक का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी रोगजनक की बात करी जाए, ध्यान से देखिएगा, इसके रोगजनक की अगर बात की जाएगी तो यह रूबेला वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है, तो रूबेला वायरस के द्वारा होता है। बात की जाएगी कि खसरा किस वायरस के द्वारा होता है, तो पैरामिक्सो वायरस, और ये जर्मन खसरा किसके द्वारा होता है, तो रूबेला वायरस के द्वारा होता है। अगर पूछेगा ये भी किसके द्वारा, वाहक क्या है, तो सेम जैसे कि खसरा में है वैसे सेम इसमें है। तो ये भी किसके द्वारा होता है, पानी द्वारा यानी वाटर बॉर्न डिसीज़, हवा द्वारा यानी एयर बॉर्न डिसीज़, और लार द्वारा यानी स्लाइवा द्वारा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी कि इसमें होता क्या, प्रभावित क्या होता है, तो इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से देखिएगा,
देखिएगा इसमें ध्यान से, इसमें क्या प्रभावित होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रभावित क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र, और क्या प्रभावित होता है, तो और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि जर्मन खसरा से क्या प्रभावित होता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक, सॉरी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी, सॉरी जैसे कोरोना में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, इसमें भी वही होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र। तो जर्मन खसरा में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों प्रभावित होते हैं। बात की जाएगी कि इसमें भी क्या होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें भी क्या होता है, जैसे इबोला में पढ़े थे, ब्लड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और क्या होता है, ध्यान से देखिए, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें भी किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और आरबीसी कमी होने पे बताया था एनीमिया यानी रुधिर की कमी, एनीमिया मतलब रुधिर की कमी यानी रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं। और कुछ अगर बात की जाए, और क्या बात की जाएगी कि तो ध्यान से देखिएगा, अगर बात की जाए दोनों ही संक्रामक रोग हैं, यानी जर्मन खसरा और खसरा दोनों ही कैसे रोग हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, यानी संक्रामक रोग की कैटेगरी में इसे रखा गया है। तो खसरा की बात की जाए और जर्मन खसरा की बात की जाए, दोनों ही भयावह बीमारी थी एक समय के दौरान और दोनों ही संक्रामक कैटेगरी यानी इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंडर रखा गया है, कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, रखा गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप।